हमने रशियन एम्पायर के जो सोवियत यूनियन में कन्वर्ट होने और फिर सोवियत यूनियन से रशियन एम्पायर का दोबारा जो टूटना है ना, उसका एक पूरा मुकम्मल ओवरव्यू किया था कि ये रशियन एम्पायर से सोवियत यूनियन कैसे बना। सबसे पहले एक रशियन एम्पायर थी जो कि बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसके अंदर बहुत से कंट्रीज शामिल थे। हुआ ये कि वो वर्ल्ड वार वन के अंदर रशिया ने पार्टिसिपेट किया और जर्मनी से रशिया को शिकस्त, और फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के तहत उन्हें यूक्रेन जॉर्जिया को छोड़ना पड़ा। इस तरीके से उन्होंने पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स को आज़ाद कर लिया। और फिर मुल्क के अंदर एक सोशल इंस्टेबिलिटी हुई, इकॉनमी खराब हुई, हालात खराब हो गए और एक रेवोल्यूशन आ गया व्लादिमीर लेनिन की वजह से, और उन्होंने उस रेवोल्यूशन का जो नाम था वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ठीक है, लेनिन जो कि डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू का हामी था, उसने रशियन एम्पायर के कम्युनिज्म को खत्म करते हुए डेमोक्रेसी को लॉन्च करने की कोशिश की कि जितना भी हमारा सेटअप चलेगा वो डेमोक्रेसी के हेड में होगा। फिर इख्तलाफात हुए, फिर 1924 में उसकी डेथ हुई। जब 30 दिसंबर को ये सोवियत यूनियन 1922 को बन चुकी थी, उसके बाद 1924 में इनकी डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ के बाद जोसेफ स्टालिन के पास सारा इक़्तिदार आया। उसने फिर से वही कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था और सारी वही पॉलिसीज चल रही। ठीक है, ये हमने कल इन डिटेल डिस्कस किया था, आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उसको सुन लीजिएगा। उसके बाद तो आगे देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होगा। वर्ल्ड वॉर 2 एंड इट्स आफ्टरमैथ के वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद क्या। अच्छा, आप लोगों के ये चीज माइंड में है कि कल हमने यहाँ पे छोड़ा था कि जो जोसेफ स्टालिन थे, उन्होंने दोबारा से कम्युनिज्म को जो है वो सोवियत यूनियन के अंदर ला खड़ा। ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी, सेंट्रलाइज्ड पूरा सिस्टम था। अब उसके बाद सोवियत यूनियन के अंदर 1940 तक जो है वो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो है वो जो पहले बिखरे थे उस मायदे के तहत अब वो दोबारा से शामिल हो चुके। ठीक है, अब 15 स्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल एक पूरी जो सोवियत यूनियन थी ना वो मौजूद थी। सिविल वार का भी आप लोगों ने कंसेप्ट देख लिया कि वो वहां पे शुरू रही। आप लोगों ने रेवोल्यूशन को भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के कौन कौन से इम्पैक्ट थे और किस तरीके से सोवियत यूनियन जो है वो इन सालों से निकला। ठीक, वर्ल्ड वॉर 2 का भी ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 2 का अर्सा है। पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक हुई। इस दौरान क्या हुआ कि आप लोगों ने एक जर्मनी के बड़े मशहूर बंदे का नाम सुना होगा। अच्छा, हिटलर को यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक गलतफहमी हुई या उसने अपना प्लान किया कि दोबारा से जर्मनी जो है वो अटैक कर देता है किसके ऊपर, रशिया। एक तो वर्ल्ड वॉर 2 वन में इन लोगों ने आपस में एक जंग लड़ी थी। अब दोबारा से हिटलर ने ये सोचा कि जो स्टालिन था उसकी खराब पॉलिसियों की वजह से, उसके मुजालिम की वजह से रशिया जो है ना वो बड़ा कमजोर हो चुका है, उनकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है ना वो नहीं। तो हुआ ये कि उसने इस
सारे हालात को देखते हुए कि रशिया की जो स्ट्रेंथ है या जो उसकी जो पावर है वो ना होने के बराबर है, तो इसके ऊपर अटैक किया जाए। रशिया के ऊपर जर्मनी ने जो है वो अटैक कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। लेकिन कहानी कुछ चेंज हुई और जर्मनी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया को शिकस्त दी थी, अब यहाँ पे रशिया से शिकस्त हाँ, जब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर रशिया ने क्या किया था, डिफीट कर दिया जर्मनी। अब इसके पीछे कहानी ये नहीं थी कि जर्मनी खुद कोई रशिया को खुद इतना ताकतवर हो गया, बल्कि इसको ना दो बड़े पावरफुल अलायंस थे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन ने किन का साथ दिया था? ये दो अलायंस थे, ये दो ब्लॉक थे, ये किसके साथ हो गए थे? रशिया के साथ। इनकी मदद से रशिया ने क्या कर दिया? जर्मनी को शिकस्त दी। यहां तक बात ठीक है। अब जब रशिया को यहां से जर्मनी से फतह हुई, देन इसके कुछ रिजल्ट्स निकले। जर्मनी जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हुई। ईस्टर्न, ठीक, ये रशिया को मिल गया, रशिया ने इसके ऊपर कब्जा किया। यहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 रशिया का साथ दिया अमेरिका और बरतानिया ने, उनकी वजह से रशिया को इस जंग के अंदर कामयाबी मिली। जर्मनी के दो पार्ट्स हो गए, इसकी वजह से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वेस्ट के ऊपर अमेरिका और बरतानिया का कब्जा हो गया, ईस्टर्न पार्ट के ऊपर रशियन। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक भी जो ये सोवियत यूनियन थी ना, ये अच्छे जा रहे थे, इनका सवाल नहीं स्टार्ट। अच्छा रुको, क्या हैं? मैं कोई ना पहचाना फैन थे, लेकिन फिर भी गुजारा हो ही रहा। उसके बाद क्या हुआ यार, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि इस पूरी कहानी में ना दो चार वर्ड घूमेंगे, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी। अब फिर यही नजरिया दोबारा रशिया के लिए जो है वो एक, हम कह लें कि मुसीबत बन गया। अब अमेरिका और रशिया जो कि उस टाइम अलायंस थे, अब अमेरिका की जो एक थिंकिंग थी या उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, या वो जिस हम कह लें कि स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट कर रहे थे, वो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू था। रशिया का आप लोगों को पता है उस टाइम हुकूमत थी जोसेफ स्टालिन की, और ये कम्युनिज्म को सपोर्ट कर। इन दो चीजों की वजह से क्या हुई, रशिया और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात शुरू, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। पॉलिटिकल इसको कन्फ्लिक्ट कहें। एक कम्युनिज्म को सपोर्ट करना चाहता था कि वर्ल्ड के अंदर जो एक सिस्टम लॉन्च हो वो कम्युनिज्म का हो। दूसरा ब्लॉक जो है वो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट चाहता था, वो कहता था कि जो खिता है इसके अंदर क्या हो, डेमोक्रेसी। अब दोनों के आपस में चीजें कंट्रास्ट में आ रही थी, ठीक। इस वजह से इनके दरमियान 1947 के अंदर एक वार का आगाज हुआ।
वो वार कौन सी थी? कोल्ड। कोल्ड वार कैसी वार होती है? ठंडी जंग। इसमें कोई डायरेक्टली एक दूसरे को टारगेट नहीं किया जाता, पॉलिटिकली तौर पे, जियोग्राफिकली तौर पे टेंशन दी जाती है, इनडायरेक्टली कंफ्लिक्ट किया जाता है। जब दो बंदे आपस में एक दूसरे को डायरेक्टली अपने जाती मकसद के लिए आप एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन सपोज करें आपने क्या करना है, इम्तिहान देना है, एक पेपर देना है, उसमें आप लोग जा रहे हैं तो साथ वाले कैंडिडेट, एक सीट है, दो लोग हैं, तो दोनों का आपस में क्या है, इंटरेस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब उसका भी इंटरेस्ट सेम है, आपका भी इंटरेस्ट सेम है, यानी कि उस एक पॉइंट के ऊपर आप लोग दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, ये डायरेक्ट है। और आप लोग एक थ्रू प्रॉपर चैनल जा रहे हैं कि या तो मैं अपनी कोशिश से मैंने इस चीज को अचीव कर लूंगा या वो। लेकिन इनडायरेक्टली क्या करेंगे कि आप लोग प्लान करेंगे उस चीज को हासिल करने के लिए, दूसरे बंदे को शिकस्त देने के। वो प्लान जो होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप लोग किसी एक थर्ड वे के जरिए दूसरे बंदे की एफर्ट्स को जो है वो क्या करेंगे, डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या थे, आपस में इनकी डायरेक्ट जंग नहीं हुई, इन्होंने क्या किया, कोल्ड वार की मतलब इनडायरेक्ट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। कोल्ड वार के अंदर क्या होता है, ये एक जियो पोलिटिकल टेंशन होती है। जैसे कि जो स्टेट्स कम्युनिज्म को पसंद करती थी, रशिया ने उनका साथ देना शुरू कर दिया किसी भी फॉरम के ऊपर। इस तरीके से अमेरिका जो स्टेट्स डेमोक्रेसी को पसंद करती थी, उनका साथ देना शुरू कर दिया रशिया के अगेंस्ट हर तरह के प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस सारे सिनेरियो को किस चीज का नाम दे दिया गया, कोल्ड वार। तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और एक क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर 5 लोग सपोर्ट करते हैं और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी 5 लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू के जो और लोग हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और वो भी मेरे अगेंस्ट ही होंगे। इस तरीके से मैं भी वही काम करता था। हम एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कोल्ड वार के अंदर आ गए, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खुद नहीं है लेकिन हमारा नजरिया जो है वो आपके साथ जंग कर रहा है। ठीक है, कोल्ड वार इस तरीके से लड़ी जाती है। जब ये कोल्ड वार हुई तो रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात वो न रहे जो पहले थे। इसकी वजह से रशिया, अमेरिका ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और यूएसएसआर के डर से कह लें एक अलायंस क्रिएट किया जो कि 12 कंट्रीज का था और उसको नेटो का नाम दिया। ठीक, उस टाइम इसके अंदर 12 कंट्रीज का एक अलायंस था। ये वो कंट्रीज थे जो अमेरिका और डेमोक्रेसी के साथ थे। कोल्ड वार से की टेंशन से, यूएसएसआर के अटैक के खौफ से, अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक ब्लॉक बना दिया गया, एक अलायंस बना दिया गया जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया। और ये बना कब, 49। ठीक, हमने नेटो को पढ़ा सुना, वजह ये थी, क्लियर हो गया यहाँ कि इन्होंने खुद अपनी प्रोटेक्शन के लिए और यूएसएसआर को शिकस्त देने के लिए या उनसे मुकाबला करने के लिए एक अलायंस बना दिया, अपना एक ग्रुप सेट कर दिया, उसको किस चीज का नाम दे दिया गया, नेटो का। इनका मकसद ये था कि ये जितने कंट्रीज इसके अंदर शामिल होंगे, इनके अगेंस्ट जो भी जाएगा ये सारे मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। ठीक, जब इन लोगों ने नेटो बना लिया, अब रशिया ने इसके मुतबादिल इसके रिस्पॉन्स में क्या किया था, वार्सा पैक्ट बना दिया। ठीक, मुख्तलिफ स्टेट्स जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करती थी, जिसके अंदर हंगरी था, ईस्टर्न जर्मनी, अल्बानिया, पोलैंड, जॉर्जिया, मुख्तलिफ किस्म के 8-10 कंट्रीज थे, उन्होंने क्या किया, वार्सा पैक्ट तश्कील दे दिया, रिस्पॉन्स टू
नेटो। उन्होंने अपना अलायंस खड़ा किया, इन्होंने मुकाबला करने के लिए क्या कर दिया, अपना। अब बात यह है कि कंफ्लिक्ट अमेरिका के साथ चला आ रहा है कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी की बेस के ऊपर। उसी की वजह से नेटो भी बन गया, उसकी वजह से वार्सा। इसके बाद क्या हुआ, दोनों जो नेशंस थी या दोनों जो ग्रुप्स थे, उन्होंने हर मैदान के अंदर दूसरे को शिकस्त देने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की। अब वो एफर्ट्स या तो उनकी टेक्नोलॉजी के ग्राउंड में थी, वो किसी भी शोबे में थी। लाइक अगर अमेरिका ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया है, तो रशिया ने भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, आर्मी के ऊपर कर दी। उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट लेके आए, अमेरिका ने भी वही किया। हर मैदान के अंदर ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को जो है वो काउंटर करने की कोशिश में रहे। खैर ये सिलसिला फिर जी तकरीबन कोई 8 से 9 कंट्रीज हैं, उसकी लिस्ट में आपको बता दूं, इसमें अल्बानिया है, हंगरी है, वह जो ईस्टर्न जर्मनी है, 8-10 और भी कंट्रीज हैं, वो मैं आपको नोट शेयर करूंगा उनका मुकम्मल। ठीक, अच्छा, ये सारी टेंशन जो है ना वो चलती रही और दोनों ग्रुप्स ने अपनी इकोनॉमी को का जो मेजर पार्ट था वो एक दूसरे के खिलाफ जितनी भी पॉलिसी थी उनको स्ट्रॉन्ग करने में लगा दिया। लाइक अगर टेक्नोलॉजी के अंदर रशिया ने एक स्टेप आगे लिया है तो अमेरिका ने उससे बढ़ के किया है। इस तरीके से जैसे रशिया ने मार्स मिशन भेजा, अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग को जो है वो 1969 के अंदर चांद पे भेज दिया। अगर अमेरिका ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया है, रशिया ने उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी आर्मी पे करना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ में अगर रशिया ने इन्वेस्टमेंट की, उस तरीके से अमेरिका ने भी अपनी भरपूर एफर्ट्स की। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारा सिलसिला चलता रहा और ये सोवियत यूनियन जो है वो चलती रही। अब हम जाते हैं कि ये इतना बड़ा जो सेटअप था ये कोलैप्स कैसे हुआ, इसका खात्मा कैसे हुआ। अब ये सारे वीक पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में आ गए हैं कि कैसे ये बनी और किस तरीके से हालात इसने गुजारे। अब हम इनकी डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं। ये सारा मामला जो है वो यूनियन से डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, इसके पीछे मुख्तलिफ किस्म की वजूहात। किसी एक बेस के ऊपर ये सारी की सारी जो 15 स्टेट्स थी वो अलहदा नहीं हुई, बल्कि इनके साथ क्या था, मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर वजूहात। सबसे और जो बड़ी वजह थी वो इनकी जो सोवियत यूनियन की थी वो इकोनॉमी का स्टेबल ना होना। इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी कह लें कि कोई भी कौम, कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट उस वक्त तक किसी से भी मार नहीं खा सकती जब तक उसकी इकोनॉमी सपोर्टेड है। अब हुआ ये कि रशिया ने अमेरिका के अगेंस्ट हर किस्म की पॉलिसीज में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, टेक्नोलॉजी के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ थी, असला इकट्ठे करने की दौड़ थी, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप के ऊपर इतना कुछ लगा दिया कि अब उनकी इकोनॉमी जी थी वो इस लेवल के ऊपर नहीं थी कि वो अमेरिका को उस तरीके से रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। जब पैसे खत्म हो जाए तो जो सिनेरियो चल रहे हैं बड़ा से बड़ा बंदा भी डाउन है। ठीक, इनके साथ भी वही काम हुआ कि इनके पास इनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी वो खत्म। उसके बाद एक और जिसको हम कहते हैं कि सोशल फैक्टर था, वो जो इनका निजाम था कम्युनिज्म वाला, वो कम्युनिज्म कम था और डिक्टेटरशिप ज्यादा थी। कम्युनिज्म बड़ा अच्छा निजाम था अगर इसको प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता था कि जितने भी रिसोर्सेज थे वो कम्युनिटी के पास रहते थे, हर बंदे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग मिल जाता था। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं था। लोगों के अंदर एक अनरेस्ट पाया गया, एक एग्जाइटी पाई गई कि हम अपने लिए जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं हम इंप्रूव नहीं कर सकते, हम डेवलप नहीं हो सकते।
हमारे पास फ्रीडम नहीं है। ये डिक्टेटरशिप इसके साथ अटैच कर दिया गया, क्योंकि जैसे जोसेफ स्टैलिन की हुकूमत थी, उसने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई थी कि लोगों की आज़ादी को खत्म कर दिया। लोग अपनी मर्जी से ना बोल सकते थे। जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अगेंस्ट बात करता था उससे या तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता था या फिर जेल में डाल दिया जाता था। तो ये वो सारे सिनेरियो थे। डिक्टेटरशिप थी, वन मैन का एक जो कंसेप्ट था रशियन स्टेट के अंदर या सोवियत यूनियन के अंदर, तो उससे लोगों के माइंड के अंदर एक आर्थ डेवलप हुई कि हमें इस सिस्टम को तोड़ना है, हमने एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर। ठीक, तो कम्युनिज्म और या फिर एक डिक्टेटरशिप जो थी वो इसके एक सेकंड रीजन थी। अफगान वार हुई थी। एमसीक्यू पूछा जाता है कि कब हुई। अफगान 1979 के अंदर हुआ ये था कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ जंग में उतर पड़ा। मसला क्या था? मसला ये था कि अफगानिस्तान में जो तालिबान थे वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, और जो हुकूमत थी वो कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाहती। इन्होंने सोचा कि जो हमारा सिस्टम है हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उन्होंने अफगान गवर्नमेंट का साथ दिया तालिबान के अगेंस्ट। और वहां पे दूसरे एंड पे कौन था? अमेरिका। अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया। यहाँ पे इन लोगों ने अपना मेजर इकोनॉमी का जो पोर्शन था फिर यहाँ पे एक जंग में लगा दिया, और ये इनकी कमजोरी की एक और वजह बनी, और डिसइंटीग्रेशन की एक और वजह बनी। अफगान वार में 1979 का एक एमसीक्यू आ जाता है, इसको याद। उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर बात करें कि एग्रीकल्चर इनका जो था ना सेटअप वो तबाह हो चुका था। उसके अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं की गई। हर चीज जो भी एक जगह पे है आफ्टर सम टाइम वो मॉडिफिकेशन मांगती है। हम एक छोटी सी एग्जांपल देंगे, हमारे मोबाइल के अंदर डिफरेंट किस्म की एप्स हैं, अगर वो कुछ अर्सा चल जाए तो उनके ऊपर अपडेट का ऑप्शन आ जाता है कि वो रिफॉर्म हो चुके होते हैं, वो उनको दोबारा से मॉडिफाई किया जा चुका होता है। तो जितना भी सोवियत यूनियन का जो एक सारा सिलसिला था वो किसके ऊपर, उनका जो एक फोकस था वो जस्ट अमेरिकन की पॉलिसीज को डिफेंड करना था या उनके अगेंस्ट जाना था। उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज और दूसरे मसाइल जो हैं वो कंट्री या स्टेट के अंदर पैदा हो गए। करप्शन आ गई। ये भी यूएसएसआर के टूटने की बहुत बड़ी वजह बनी थी। जितनी भी वो एक एलीट क्लास थी, जितनी भी वो रूलिंग क्लास थी, उन लोगों ने क्या किया, वो अपनी मराद को बढ़ाने के लिए हर किस्म की सहूलियात हासिल करने के लिए जो एक इकॉनमी थी उसका इस्तेमाल करते थे, और पूरे सिस्टम को जो है वो उन्होंने एक अ, अपनी जागीर समझा हुआ था, जिसके अंदर वो जो कुछ करना चाहते थे कर रहे। ठीक, अब करप्शन की एग्जांपल हम अनफॉर्चुनेटली अपने कंट्री से दे सकते हैं कि हमारी जो एक इंस्टेबिलिटी का जो एक यहाँ पे जो इकोनॉमी जो तबाह हो चुकी है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही फैक्टर शामिल है। तो इनको तबाह करने में भी करप्शन ने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। खैर उसके बाद जो मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे नेशनलिज्म का एक मूवमेंट जनरेट हुई थी, एक मूवमेंट उठ खड़ी हुई जो इन्होंने कहा था कि जो मुख्तलिफ किस्म की जो स्टेट्स थी ना, अब उन्होंने अपनी अलहदा वतन का मुतालबा शुरू कर दिया था कि हमें आज़ादी चाहिए और हमने क्या करना है, हमें एक अलहदा अपनी अपनी स्टेट्स चाहिए। नेशनलिज्म यानी कि कौमियत का एक जज्बा सोसाइटी के अंदर परवान चाहिए। हर जो छोटी छोटी स्टेट्स थी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमने अब अलहदा होना है। ये भी एक रीजन बनी इस पूरे सिस्टम के कोलैप्स। ठीक हो गया। उसके बाद जो मेन इशू है जिसके ऊपर सवाल आते हैं वो है
मिखाइल गॉर्बाचेव की पॉलिसीज। इस बंदे की हुकूमत आई थी यूएसएसआर के अंदर 85 के अंदर, और ये लास्ट प्रेसिडेंट है इनका। ये सवाल आता होता है कि यूएसएसआर का जो लास्ट प्रेसिडेंट था वो कौन था? मिखाइल गॉर्बाचेव। ये 85 के अंदर इन्होंने हुकूमत संभाली। जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो इकोनॉमी का हाल जो था वो बहुत बुरा था। इन्होंने कोशिश की कि मैं उस बुरी इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से एक स्टेबल पैमाने के ऊपर खड़ा कर। उसके लिए इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई। दो इनकी बड़ी मशहूर पॉलिसीज हैं जिनका जिक्र क्वेश्चंस के अंदर आता रहता है कि इन्होंने कौन कौन सी रिफॉर्म्स बनाई थी। रिस्ट्राइका एक पॉलिसी थी इनकी जो कि मार्केट सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना था। जो कि मैकेनिज्म मार्केट्स का चल रहा था जो कि सेंट्रलाइज था, इन्होंने उसको डिसेंट्रलाइज किया कि अब जितनी भी मार्केट सिस्टम है वो किसी एक सेंटर, किसी एक पॉइंट से रन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर दिया था, रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की ताकि इकोनॉमी जो है वो दोबारा से थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो। ठीक, इन्होंने इसकी पॉलिसी के मैकेनिज्म जो था मार्केट मैकेनिज्म को रीस्ट्रक्चर किया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी का कुछ ना कुछ जो हाल है वो बेहतर हो सके। लेकिन इसने जब ये पॉलिसी दी तो काफी टाइम गुजर चुका था, वो देर आए और दुरुस्त आए वाली बात ना हो सकी। एक और पॉलिसी थी ग्लास नोस्ट की। ये क्या थी? ये पॉलिटिकली रिफॉर्म्स थी। ये कौन सी एक जो इनकी सियासत थी उसके अंदर रिफॉर्म ले। उनकी सियासत उस टाइम के अंदर ये थी कि कोई भी बंदा अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। हर बंदा जो था वो वही कहता था जो हक में वक्त कहता था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, गिलास ने उसकी पॉलिसी दी थी जिसके अंदर लोगों को ये फ्रीडम दी थी कि वो अपने हक के लिए बोल सकते हैं, अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। सियासी तौर पर वो जो एक स्ट्रक्चर था उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया। ठीक, ये दो इनकी जो पॉलिसीज थी ये भी इसके कोलैप्स की वजह से, जब लोगों को ये पता चला कि हम अपने हक के लिए बोल सकते हैं तो स्ट्राइक शुरू हो गई, मुजाहरे शुरू हो गए, लोग सड़कों के ऊपर आ गए अपने राइट्स के लिए। देन फिर से सोसाइटी के अंदर एक अनार्की की सिचुएशन पैदा हुई और पूरा सोशल सेटअप जो है ना वो खराब हो गया। इनकी हुकूमत याद रखिएगा 1985 के अंदर आई थी और इन्होंने ये दो पॉलिसी। जब ये सारे हालात वाकयात हुए 26 दिसंबर को ये सारा सिस्टम जो है वो 15 स्टेट्स के अंदर डिवाइड हुआ। जो यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक थी ना, यूएसएसआर, अब वो क्या हो गया, 15 स्टेट्स के अंदर डिवाइड। यहां तक बात समझ में आ जी? रशिया के साथ 3 थी इसके अंदर बाल्टिक स्टेट्स। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, इनको कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स। 3 ये थी। फिर थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज।
इनको ना ये 15 है तो 15 को थोड़ा सा याद रखने के लिए ना इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि सेंट्रल एशियन नेशन, लेबिया, 3 का ये ग्रुप था, 4 से 5 कंट्रीज ये थे जो आप लोगों ने मेजरली सुने होंगे, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान है, और कौन सा है? नहीं, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, वो भी लिख दिया। चौथा एक और रहता है, काजाकिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया जी, वो तो फर्स्ट पे आ गया, तुर्कमानिस्तान भी आ गया। ये 5 ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज और शामिल हो गए, 5 और 3 8 हो गए। आप लोगों ने ब्लॉक में याद रखना है, एक तो बाल्टिक स्टेट्स थी 3 और 5 ये आ, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 8। अभी बच गए हैं और 7। ये किसी का यहाँ पे कोई रह जाता है वो, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, सर कहते हैं फिर अगली क्लास बिल्कुल रात हो जाती है, आप लोग इसको जल्दी क्या करें। उसके बाद इसके अंदर एक यूक्रेन था, इसको भी ले आते हैं। उसके बाद और बताएं, हौसला, ये कितने हो गए हैं? 3 रहते हैं। जॉर्जिया आ गया, 2 रहते हैं, 2 को देख लो। नहीं, बेलारूस और आर्मीनिया। ये जो सोवियत यूनियन बनी थी 15 कंट्रीज के ऊपर ऐसे बनी थी और इस हाल में कोलैप्स कर दी, ठीक। अब ये कुछ कहानी समझ में आई, अगर हम इसको समराइज करें तो 1941 की जो जंग हुई थी उसके अंदर रशिया ने शुरुआत की थी जर्मनी के साथ जंग करके, वहां से डिसइंटीग्रेशन हुई थी एक मायदे की वजह से। उसके बाद सिविल वार जनरेट हुई, लेनिन ने रेवोल्यूशन लेके आए, उन्होंने डेमोक्रेसी को थोड़ा सा प्रमोट किया। उनकी डेथ के बाद डिक्टेटरशिप दोबारा आ गई, कम्युनिज्म, स्टालिन की पॉलिसीज की वजह से। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके अंदर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ की वजह से जर्मनी को शिकस्त दी, जर्मनी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न वेस्टर्न के अंदर। ईस्टर्न के ऊपर रशिया का कब्जा था, वेस्टर्न के ऊपर अमेरिका और बरतानिया का कब्जा था, वहां से इन दोनों। उसके बाद 47 के अंदर कोल्ड वार हुई, कोल्ड वार के बाद नेटो का एक अलायंस तरतीब दिया गया, नेटो के मुकाबले में वार्सा पैक्ट 1955 के अंदर बना दिया गया। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कोल्ड वार की, जहां मुमकिन हो सके एक दूसरे को अपोज किया, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एक दूसरे के लिए हर्डल्स क्रिएट करते रहे, हर फॉरम पे एक दूसरे को कम्पीट किया। फिर कुछ हमने देखी कि ये रीजंस थी, कम्युनिज्म था, इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमी इनकी स्टेबल नहीं रही थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं थी, सियासत का जो एक निज़ाम था वो वैसे का वैसा रहा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लेके आए। फिर मिकाइल गॉर्बेचेव की जो 2 पॉलिसीज थी उनकी वजह से, और वो 85 के अंदर उनकी लास्ट, ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रहे थे,
और मिकाइल गोर्बाचेव की जो डेथ हुई है वो अभी 2022 के अंदर हुई है। ठीक है, तो इन सारे स्टोरी को जो है वो यूएसएसआर का बनना और उसका टूटना कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। ठीक हो गया, ये एक टॉपिक था जो कि अपने पता। एक मेरे पास फाइल है, मैं मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसके अंदर इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया गया है, आप लोगों ने उसको पढ़ना है। अगर अच्छे से एक मरतबा भी पढ़ लिया और ये बातें माइंड में रखी हुई हुई तो मेरा वादा है कि आप लोगों को ये सारी कहानी नहीं भूलेगी। ठीक हो गया, हम नेक्स्ट वीक हम जी